रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम मैकेनिक्स के कोर्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल डायनामिक्स में बेसिकली हम मोशन को स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी मोशन की डिपेंडेंस देखते हैं कि किस तरह से उसकी मोशन की जो डिपेंडेंस है वह एक्सटर्नल फैक्टर्स पे होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से उसकी मोशन को इफेक्ट कर रही होती हैं। इससे पहले हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी मोशन को डिस्टर्ब करती हैं या उसको सपोर्ट करती हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो आर्टिकल है वो फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड है। आज हम ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती हैं और किस तरह से हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करके जा रहा है तो उसकी मोशन को अपोज करती हैं। इसको समझने से पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को रिकॉल कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सी हो सकती है? एक्सटर्नल फोर्स वो भी हो सकती है जो कि हम खुद अप्लाई करें, या एक्सटर्नल फोर्स वो भी हो सकती है जो इस यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर हम बात करें एक बॉल की, अगर आप बॉल को मूव करवाते हैं, उसको ज़मीन पे फेंकते हैं, आप देखते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ उस बॉल को स्टॉप नहीं होना चाहिए था, उसकी मोशन को कंटिन्यू रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि उसकी मोशन को किसी फोर्स ने रोक दिया। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारी मोशन को डिस्टर्ब करती हैं, उसको अपोज करती हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उन्हीं फोर्सेस में से एक फोर्स है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है। तो आज हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को सीखेंगे कि ये क्या होती हैं और फ्रिक्शनल फोर्सेस की टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की टाइप्स कितनी होती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ इन रिलेटिव मोशन। कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो रिलेटिव मोशन में हैं तो उनके दरमियान में क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ये रिटार्डिंग फोर्स होगी, रेजिस्टिव फोर्स होगी, अपोजिंग फोर्स होगी। जब अगर दो बॉडीज़ कांटेक्ट में है, ये तभी एक्ट करती है कि अगर हमारे पास बॉडीज़ जो हैं वो कांटेक्ट में होती हैं। अगर हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं ये कांटेक्ट में है, आपस में कांटेक्ट में होंगी तो इनके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे पास अपोजिंग फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देती और ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही होती है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसको मूव करा के इस साइड पे लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल की फोर्स जो है वो टेंजेंशियली एक्ट करेगी, टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और बॉडी की मोशन को अपोज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है और टेंजेंशियली एक्ट कर रही होती है। और ये कांटेक्ट फोर्सेस है कि अगर दो बॉडीज़ हैं अगर वो कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं तो मोशन करेंगी, तो उनकी मोशन को अब जो फोर्स अपोज करेगी उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले तो आप अपने इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लें कि फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ मोशन को अपोज नहीं करती। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके अंदर तब भी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है जो कि उसको मूव नहीं कराने देती। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो मोशन नहीं होने देगी, बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये इसको मूव नहीं करने देगी, उसको मूव नहीं करने देगी, उसमें फोर्सेस का इफेक्ट पैदा नहीं होने देगी जो कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर एक्ट करवा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने की वजह से उसके पास एक फोर्स, उस सूरत में भी उसके पास एक फोर्स होगी जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है तो उस सूरत में भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपने खुद करनी है। ये टास्क आपको एज ए असाइनमेंट दिया जा रहा है। थ्रू व्हाट्सएप आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें मैं आपसे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन करूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी फोर्सेज होती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शनल फोर्सेज विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज़ बिफोर वन स्टार्ट्स स्लाइडिंग ओवर द अदर। इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, W = mg।
अगर वेट डाउनवर्ड है तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल फोर्स का। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस पर एक डायरेक्शन की फोर्स लगेगी जो कि नॉर्मल होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब ये बॉडी जो है रेस्ट में है, अब ये मूव नहीं कर रही क्योंकि इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और दोनों की दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये बॉडी अब मूव नहीं करेगी। ये कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करेगा। लेट्स सपोज आप इस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट में एक ऐसी फोर्स है जो कि इसको मूव नहीं कराने दे रही। अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर से 1 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगी। अगर आप अपनी फोर्स को बढ़ाते हैं, अगर आप इधर 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी फिर भी मूव नहीं करती तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है। बट हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो उधर से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जा रही है जो कि इसको मूव नहीं होने दे रही। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितनी हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो ये खुद ब खुद अपनी अमाउंट उतनी ही इंक्रीज़ होती जाती है, बॉडी को मूव नहीं होने देती। बट एक सर्टन लिमिट के बाद जब हम इतनी फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे, तो उस सूरत में जो है हमारे पास बॉडी की जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पहले वो स्टैटिक फोर्स थी, बाद में वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगी। कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, आपने उस पर फोर्स लगाई, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसके रिएक्शन में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उसको मूव नहीं करने दे रही। उस फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है, विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन 2 बॉडीज बिफोर 1 बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द अदर। कि अगर एक बॉडी जो है दूसरी की बॉडी के ऊपर स्लाइड करने से पहले जितनी फोर्स अपने ऊपर लगवाती है, उसके रिएक्शन में उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट करती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे इतनी फोर्स लगा दी कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करना स्टार्ट हो गया, आपने इस पे फोर्स लगाई F और ये मूव करना स्टार्ट हो गया, मूव तो करेगा बट यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करना शुरू हो जाएगी जो कि क्या होगी, हमारी अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जब हमारी बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, जब मूव करना शुरू करेगी तो उसकी मोशन को भी रोकने की कोशिश करेगी एक फोर्स। उस फोर्स को हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। वो भी फ्रिक्शन की फोर्स होगी ना, मोशन को अपोज कर रही है उसको, इसलिए हमने उसका नाम दिया काइनेटिक फ्रिक्शन का। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन रेस्ट में है तो उस पर जितने भी हम फोर्स एक्सर्ट करते जाएं, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सर्ट करने वाली फोर्स के रिएक्शन में एक फोर्स है जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो कि उसको मूव नहीं करने दे रही। बट अगर हम इतनी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करना शुरू करता है तो उससे पहले उस पर जितनी फ्रिक्शनल फोर्स उस पे एक्ट कर रही होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। ये हम इस ग्राफ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से किस तरह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा है तो हमें पता है कि उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी जो कि उसकी मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की और लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास
एक ग्राफ है जिसमें हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को लिया, जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं इस बॉडी पे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने फ्रिक्शनल फोर्स ले ली। पहले आप क्या करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, आपके पास कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसका मतलब है कि उसके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। आप अपनी अप्लाइड फोर्स मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, फिर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन उतने ही इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है और साथ में स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है। कि ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रहा। इट मीन्स कि आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उस वैल्यू के बाद जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी हमारी, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी मोशन को अपोज कौन सी फोर्स करती है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। पहले आपकी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ होती गई, साथ में स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स इंक्रीज़ होती गई। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू मैक्सिमम, एक पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम हो गई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ एस मैक्सिमम। ये एफ एस मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू के बाद अगर आप मज़ीद फोर्स अप्लाई करना जारी रखते हैं, फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा, तो अब जो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पॉइंट तक हमारी फ्रिक्शन थी वो क्या थी, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका हम एफ एस का नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास जो फ्रिक्शन है मूवमेंट की वजह से वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको हम एफ के का नाम दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। हमने यहाँ पे देख लिया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उस वैल्यू के मैक्सिमम होने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होने के बाद उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने से पहले उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो पहले आप उस पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। आप ज़्यादा फोर्स क्यों एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, वो मूव नहीं करता, बट जब वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो तब आपको उतनी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। अब हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन पे जाते हैं कि फ्रिक्शन के लॉज कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम जिस फ्रिक्शन को डील करेंगे वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, एफ एस मैक्सिमम। अब जहाँ पे जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास एफ एस मैक्सिमम जो है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। तो मतलब हमारे पास जो सर्फेसिस आपस में कॉन्टैक्ट में हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करती है कि क्या वो स्मूथ हैं या वो किस टाइप की हैं, वो कितनी फोर्सेस ऑफर कर रही हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये उस पर डिपेंड नहीं करती कि उनके कांटेक्ट का एरिया कितना है, उनके कांटेक्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करती, बट जो सरफेसेस कांटेक्ट कर रही हैं उनकी टाइप्स पे डिपेंड करती है। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है जो कि वेट के अपोजिट में अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट होती है। तो एफ एस मैक्सिमम उन्होंने क्या बोला, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल फोर्स के। एफ एस मैक्सिमम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। एफ एस मैक्सिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो आप म्यू एस लिखेंगे यहाँ पे, और अगर आप यहाँ से म्यू एस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एस मैक्सिमम ओवर एन।
जहाँ पे हमारे पास म्यू एस क्या होता है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रेशियो है किस चीज़ की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल फोर्स की रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। अगर आप इस रिलेशन में एफ एस मैक्सिमम की जगह पे जस्ट आप एफ एस पुट कर दें तो जो हमारे पास अब जो कोफिशिएंट बन रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर आप इसी एफ एस की जगह पे एफ के को रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और अगर हम एक इससे रिजल्ट निकालें एक, तो हम देखते हैं कि एफ एस मैक्सिमम जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो एफ एस मैक्सिमम जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी एफ के से, क्योंकि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू किससे ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एफ एस है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो या तो लेस होगी या इक्वल होगी किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम है और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है या उसके इक्वल होती है। इसके बाद हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है हमारी बॉडी की मोशन को इफ़ेक्ट करती हैं। ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने ये देख लिया कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी की मोशन को अपोज कर रही होती हैं। रहीम क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम मैकेनिक्स के कोर्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पार्टिकल डायनामिक्स। इसमें आज हमने क्या डिस्कस करना है, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। देन हमने डिस्कशन करनी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस में हमने क्या डिस्कस करना है। हमें पता है कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर अगर हम मूव करवाएं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं जो कि उसकी मोशन को अपोज करती हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, रिटार्डिंग फोर्सेस होती हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही होती हैं। और आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होती हैं तो उसके बैकअप पे कौन कौन सी रीज़न्स हैं कि किन वजूहात की बिना पे ये फोर्सेस मौजूद होती हैं। अब ये दो सरफेसेस हैं, अगर हम बात करें कि सरफेस रफ़ है या सरफेस जो है वो स्मूथ है, सरफेस रफ़ हो या स्मूथ हो, दोनों केसेस में अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो आप ये देखेंगे कि सरफेसेस जो हमें देखने में इस तरह से स्मूथ नज़र आ रही होती हैं। ये सरफेस है, दूसरी ये सरफेस है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो सरफेसेस होती हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, हिल्स एंड वैलीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हिल्स एंड वैलीज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है, तो दूसरी सरफेस जो है उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, और जो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी मोशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हमने एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दरमियान जो इनका जो इंटरलॉकिंग है उसको हमें वीक करना पड़ेगा ताकि ये इजीली मूव कर सकें। और उसकी दूसरी रीज़न क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करना मुश्किल हो जाता है। ये थी दो बेसिक रीज़न कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग एक सरफेस दूसरी सरफेस के अंदर इंटरलॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती। और दूसरी रीज़न क्या थी कि दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आती हैं तो उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अगर ये जो सरफेसेस हैं ये सेम मटेरियल की हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, बट अगर जो सरफेसेस हैं वो डिफरेंट मटेरियल की हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो उन फोर्सेस की वजह से
उन फोर्सेस की वजह से जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक सरफेस का दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करना, मोशन करना मुश्किल हो जाता है। ये थी हमारे पास बेसिक रीजंस कि हम जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सरफेसेस हमें देखने में स्मूथ लग रही होती हैं बट वो स्मूथ नहीं होती, उनमें हिल्स एंड वैलीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से एक सरफेस दूसरी सरफेस के अंदर इंटरलॉक्ड हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? एफ एस मैक्सिमम का। और इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एफ एस मैक्सिमम क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है, जिसको हम एफ एस मैक्सिमम से भी शो कर सकते हैं। एफ एस किसके लिए लगाया है? स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू है तो इसलिए साथ ऊपर हमने क्या लिख दिया? मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को एफ एस मैक्सिमम बोला जाता है। अब हमने रिजल्टेंट लेना है किसका? एफ एस मैक्सिमम का एंड नॉर्मल का। जिस तरह कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, W = mg, और उसी के डायरेक्शन में एक फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको n बोला जाता है। ये नॉर्मल की फोर्स है जो कि सरफेस के साथ 90 के एंगल पे होती है। अब हमने क्या कहा है? रिजल्टेंट किसका? एफ एस मैक्सिमम का एंड n का। किसके साथ? n के साथ। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर उसका वेट जो है डाउनवर्ड है, उस पर नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड से फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव करेगा, तो फ्रिक्शन की फोर्स किस साइड पे होगी? फ्रिक्शन की फोर्स जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फ्रिक्शन की फोर्स जो है इस साइड पे होगी। तो हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है, तो वही हमने नॉर्मल की डायरेक्शन शो की कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। अब हमने क्या करना है? हमने रिजल्टेंट लेना है। किस चीज़ का रिजल्टेंट लेना है? एफ एस मैक्सिमम का और एन का। और ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम एफ एस मैक्सिमम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने दोस्तों की फोर्स अप्लाई की तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, जिसका हम एफ एस मैक्सिमम का नाम दे रहे हैं। और हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है तो नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये किस तरह से है कि एफ एस मैक्सिमम जो है इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अब हमने क्या करना है? इनका रिजल्टेंट ड्रा करना है। तो रिजल्टेंट किस तरह से ड्रा करेंगे? हम रिजल्टेंट किस तरह से ड्रा करेंगे? देखिए हमारे पास रिजल्टेंट है R, तो इस रिजल्टेंट R का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। दोबारा से देख लें, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, मेड बाय द रिजल्टेंट R किसके साथ? विद n के साथ। रिजल्टेंट का एंगल लेना है हमने n के साथ, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है? एफ एस मैक्सिमम का, और नॉर्मल का रिजल्टेंट क्या है? R है। अब R और n के दरमियान में जो एंगल है उसको हम क्या ले रहे हैं? थीटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक फोर्स एफ एस मैक्सिमम है, दूसरी जो है वो नॉर्मल की फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और तीसरी जो है वो रिजल्टेंट की फोर्स है जिसकी ये वाली डायरेक्शन है इस तरफ। तो अब हमने क्या अब हम इसको एक ट्रायंगल के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ एस मैक्सिमम जो है वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये एफ एस मैक्सिमम है, ये नॉर्मल की फोर्स है, और अगर हम इनका रिजल्टेंट ड्रा करें तो वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और अब हमने क्या बोला है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बिटवीन में होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन R के और N के बिटवीन में होगा। इट मीन्स ये R है रिजल्टेंट और ये हमारे पास N है, तो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ये होगा थीटा। ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया। और यहाँ से हम टेन थीटा को फाइंड करना चाहें, टेन थीटा हमारे पास क्या बनेगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। हम लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे बेस क्या बन रही है? n। और हमें पता है कि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस n डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस।
ये बहुत अहम एक्सप्रेशन है जो कि आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आने वाला है कि tan थीटा किसके बराबर आ रहा है। tan थीटा जो है वो म्यू एस के बराबर आ रहा है। किस तरह से बराबर आ रहा है कि अगर आप इन तीनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल की फॉर्म में लिखें तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के दरम्यान में एंगल क्या बनेगा, थीटा। अगर आप यहाँ पे tan थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करें तो परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर क्या है, एफ एस मैक्सिमम थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो हमने एफ एस मैक्सिमम लिख दिया और बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, एन। तो हमें पता है कि एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस एन। तो अगर आप म्यू एस एन को एन से डिवाइड करें, एन एन के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू एस के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन रिजिड बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये मिनिमम एंगल है किसका, इंक्लाइंड प्लेन का। कब, जब हमारी बॉडी जो है वो जस्ट अबाउट टू मूव होती है, मतलब वो बिल्कुल जब मूव करने वाली होती है, तो उस सूरत में उस इंक्लाइंड प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर ये कोई आपके पास सरफेस है, ये आपके पास कोई भी बॉडी है, आपने मूव करवाना है, आप क्या करेंगे, पहले इसको इंक्लाइंड में लेके जाएंगे, इसको तिरछा करेंगे। आप देख रहे हैं ये मूव नहीं कर रही, अभी तक मूव नहीं कर रही, अब मूव किया है। अब जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है, जैसे ही मूव करने लगती है, तो उस सिचुएशन में जो इंक्लाइंड बन रही है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, कम से कम उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज का नाम दिया जाता है। अगेन देख लें कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, आपने उसको एक सरफेस पे रखा और आप इसको टिल्ट कर रहे हैं, इसको इंक्लाइंड करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे ये मूव करेगी, जस्ट अबाउट टू मूव। अब इसने इस पॉइंट पे मूव किया है, तो इस पॉइंट पे मूव किया है, तब आप देख सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होगा, मिनिमम एंगल होगा। मिनिमम एंगल होगा किसका, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जब बॉडी जो है वो जस्ट अबाउट टू मूव होगी, मूव करना शुरू ही करेगी। अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या है, फाई है। अगर आप इसके वेट की बात करें तो हमें पता है इसका वेट W इज इक्वल टू mg क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये नॉर्मल फोर्स है जिसका इसके साथ एंगल जो है वो 90 है, ये नॉर्मल की फोर्स है। इस एंगल को भी हम फाई बोल सकते हैं। और बॉडी जो है मूव करती हुई नीचे आ रही है, नीचे मूव करती हुई आ रही है, तो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, जिसको हम एफ एस मैक्स बोल सकते हैं। एफ एस मैक्स क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को एफ एस मैक्सिमम का नाम दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल की फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर में एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और अगर हम इस वेट की फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो वो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा वेट की फोर्स का, जिसको हम mg cos थीटा mg cos फाई का नाम दे सकते हैं। और एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग बनेगा जिसको हम mg sin फाई का नाम दे सकते हैं। वेट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक कंपोनेंट जो है वो इसके अलॉन्ग बनेगा जिसको हम mg cos फाई का नाम देंगे, दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा जिसको हम mg sin फाई का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि हम पार्टिकल डायनामिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्टिकल डायनामिक्स में हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन की डिपेंडेंस को देखना होता है कि वो किस तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट कर रही है।
कि किस तरह से उसकी मोशन पे एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो अब हमने यही फोर्सेज देखनी है। अगर हम बात करें फोर्सेज जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं, आप इसको एक्स एक्सिस समझ लें और इसको वाई एक्सिस समझ लें। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। आपके पास एम जी साइन फाई जो है इस डायरेक्शन में है, इसको इक्वेट कौन सी फोर्स कर रही है, एफ एस मैक्सिमम। इसके बाद आप अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट देखना चाहते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो आप देखें कि आपके पास नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एम जी कोस फाई जो है उसी को इक्वेट कर रही है। नॉर्मल की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एम जी कोस फाई जो है वो इसी को इक्वेट कर रही है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिवाइड करेंगे, एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाय एम जी कोस फाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को ऊपर रख लिया और इक्वेशन 3 को नीचे रख लिया। अब आप देख सकते हैं कि एम जी जो है वो एम जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, टेन थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है, एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन। और आपको पता है कि एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस एन, म्यू एस इंटू एन, डिवाइडेड में भी एन था, एन जो है वो अब एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ पे फाई आना है, थीटा नहीं आना, टेन फाई। टेन फाई हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, म्यू एस के। एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सीखा कि टेन थीटा जो है वो म्यू एस के इक्वल है, और यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टेन फाई जो है वो किसके बराबर है, म्यू एस के। तो यहाँ से हम एक बहुत अहम रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट क्या होगा कि जब हमारे पास ये जो बॉडी है जस्ट अबाउट टू मूव होगी, जैसे ही मूव करना शुरू होगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास थीटा जो है वो फाई के इक्वल हो जाएगा। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और फाई क्या है, हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज है। तो जब बॉडी मूव करना शुरू ही करेगी, जस्ट अबाउट टू मूव वाली सिचुएशन में होगी, तो उस सूरत में आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाएगा। आपने इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखना है, और इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखना है। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आपके पास थीटा किसके बराबर आ जाता है, फाई के बराबर आ जाता है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस को डिस्कस किया कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्यों करती हैं, उसके बैकअप पे रीजंस क्या होती हैं, उसके बैकअप पे क्या रीजंस थी, इंटरलॉकिंग, कि अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती हैं, फंस जाती हैं, तो एक की मोशन जो है दूसरे, तो ये दोनों सर्फेसेस एक दूसरे की मोशन को क्या करती हैं, अपोज कर रही होती हैं। सेकंड रीजन हमने क्या पढ़ी थी कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, तो उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर जाती हैं, जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल होता है, किस किस के दरमियान में एंगल होता है, रिजल्टेंट के दरमियान में और नॉर्मल फोर्स के दरमियान में। अब रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जो है वो एफ एस मैक्सिमम का रिजल्टेंट जो है वो किस किस के बिटवीन में है, एफ एस मैक्सिमम और एन के दरमियान में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर है। तो आर एन के दरमियान जो एंगल है वो थीटा बनता है। इसके बाद हमने एंगल ऑफ रिपोज को डिस्कस किया कि एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है कि अगर बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट ही करती है, तो उस सिचुएशन में, उस टिल्टेड सिचुएशन में इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है उसको फाई का नाम दिया, उसको हमने कैलकुलेट किया। तो हमने ये देखा कि टेन फाई म्यू एस की इक्वल आता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में टेन थीटा जो है म्यू एस की इक्वल आता है। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो आप देखते हैं कि जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो बच्चों आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी।